सवाल है आपसे कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? सभी सजीवों को अपने भोजन, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अपनी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा तथा खनिज लवण। हाँ, बहुत अच्छा। अगर हम आपसे पूछें कि कार्बोहाइड्रेट किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? चावल, गेहूं, चावल, आलू, गेहूं, आलू, और बता सकते हैं? मोटे अनाज, जितने भी अनाज का यूज हम करते हैं तो ज्यादातर अनाज जो होता है वो सब क्या देता है हमको? कार्बोहाइड्रेट देता है। हाँ, मक्का भी बोल सकते हैं, वो भी मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। अब बात आता है प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलता है? सभी दालों से। जितने भी दलहन फसलें होती हैं, दलहन खाद्य पदार्थ होता है जिससे दाल बनाया जाता है, वो सब के सब प्रोटीन प्रदान करते हैं। ठीक है। अगर आपसे बोले कि वसा किससे प्राप्त होता है? घी, अंडा, मक्खन। घी, अंडा, मक्खन, तेल, जो भी होगा, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं तिलहन फसल जितने भी होते हैं जिससे तेल निकाला जाता है, उन सबसे हमको क्या मिलता है? वसा। अब आगे सवाल है कि विटामिन और खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होता है? कच्चे फलों से। कच्चे फल एवं हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह जो होती हैं, उन सभी से हमको खनिज लवण और क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है। क्लियर है। अब आपसे हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण के द्वारा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बहुत अच्छा। अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा था, उस समय मुख्य रूप से किन चीजों की आवश्यकता पड़ी थी? CO2 और H2O। CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। लेकिन इसके साथ ही दो चीजों की और आवश्यकता है। अगर वो दो चीज ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। वो कौन कौन है? सूर्य का प्रकाश, जी हाँ, बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है। मतलब सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है और क्लोरोफिल भी जरूरत है। अगर ये चारों नहीं होगा तो कभी भी भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब बात करें कि भोजन का जब निर्माण हुआ तो भोजन किन किन रूपों में बाहर निकला, मतलब उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पाद बना उसमें कौन कौन चीज बाहर आया? C6H12O6। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज बाहर आया। और क्या बना? O2 यानी ऑक्सीजन बना। और क्या बना? H2O यानी जल बना। अब जल जो था उसका क्या हुआ? तो वो जलवाष्प बन करके उसी छिद्र के माध्यम से, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे वो जलवाष्प बन करके कहाँ चला गया? वायुमंडल में चला गया। ऑक्सीजन जो निकला उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, वो ग्लूकोज कौन ग्रहण कर रहा है? कौन खा रहा है? ग्लूकोज का ग्रहण कर रहा है वो पेड़ पौधा। ठीक है। पेड़ पौधे के सभी भागों तक पहुंचा दिया गया, उसको वो क्या कर रहा है? खा करके और खत्म कर रहा है। लेकिन अगर खा करके उस ग्लूकोज को खत्म नहीं कर पाया तो जमा करके भी रखता है पौधा उसको। किस रूप में जमा करके रखता है? मंड के रूप में, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। मंड के रूप में उसको जमा करके रखा जाता है। अब आप बताइएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। C6H12O6। C6H12O6 ना। आगे हम आपसे बात करें कि रंध्र क्या है? पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। स्वपोषी जीव किसे कहा जाता है? वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। जैसे भी बता पाएंगे आप? जैसे पेड़ पौधे एवं कुछ सूक्ष्म जीव। बहुत अच्छा। अब आप बता दीजिए विषम पोषी जीव किसे कहते हैं? वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी जीव कहा जाता है, जैसे मनुष्य एवं जानवर। बहुत अच्छा। जानवर भी बोल सकते हैं। कुछ पक्षियां भी हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कौवा हो गया, मांस को खाता है। और चील हो गया, ये भी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। चले, या फिर बहुत, मतलब जितने भी पक्षियां भी हैं वो सब अनाजे खाती हैं, तो उसके लिए तो पौधे पर निर्भर है। अगर पौधा अनाज नहीं बनाएगा तो हम लोग खा पाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं, मतलब चिड़िया भी नहीं खा पाएगी। आगे बात करते हैं, फफूंद कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं? रोटी, अचार, कपड़े,
नमी वाले जगह जहां भी होंगे अधिकतर जगहों पर फफूंद आपको दिखाई दे देंगे। अब फफूंद मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फफूंद का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जैसे रोटी है तो रोटी में भूआ लग जाता है, भूआ आ जाता है जिसको आप कहते हैं। यस उसमें आप देखिएगा कि ऊपर ऊपर चरक चरक लगता है कि क्या बोलते हैं, पाउडर छिड़का हुआ है। अगर वो अपने आप बन रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे फफूंद लग चुका है। अचार आप लोग खाते होंगे यस तो मम्मी पापा बोलते हैं कि हाथ को बढ़िया से पोंछ लेना, इसके बाद अचार में हाथ डालना। क्यों? क्योंकि अगर उसके साथ पानी का अंश उसमें चला गया तो उसके ऊपर जो अचार के ऊपर तेल फैला हुआ है, उस पानी से तेल हट जाएगा, और जब हटेगा तो ऑक्सीजन का संपर्क डायरेक्ट अचार से हो जाएगा, जिसके कारण अचार क्या हो जाएगा, भुआ जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। अब अगर अचार खराब हो गया तो फिर वो पूरा, एक अगर खराब हो गया तो पूरा के पूरा खराब कर देगा। यस अगर आप जैसे ही अचार को देखे कि एगो खराब हो रहा है तो उसको उसमें से क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और निकाल देने के बाद हो सकता है कुछ दिन तक वो ठीक रहे, और उसको जल्दी जल्दी खा करके खत्म कीजिए। और जल्दी जल्दी खा करके खत्म नहीं कीजिएगा तो वो पूरे अचारवे के खत्म कर देगा। तो अचार खत्म हो जाएगा से बढ़िया हम उसको खत्म कर देंगे खा के। समझ में आया? फिर कहता है कि कीट भक्षी पौधे के नाम लिखें। 2-3 गो कीट भक्षी पौधा का नाम बताइए। घटपदनी, ड्रोसेरा, ब्लेडरवर्ट। बहुत अच्छा। ये सभी ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों मकोड़ों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है तो उस समय इन लोग क्या करते हैं, कीड़ों को खा करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं। सवाल है आपसे कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? कीटभक्षी पौधा। कीट भक्षी पौधा कहा जाता है।